आज हम क्लास 12 के बाह्य आक्रमणों के दौर में शक शासकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। शक जो शासक है, जो भारत में इन्होंने लंबे समय तक अपना शासन किया, ये मूलतः कहाँ के निवासी थे? ठीक है, मूलतः कहाँ के निवासी थे? ये मध्य एशिया की एक लड़ाकू जाति थी। मध्य एशिया की एक लड़ाकू जाति थी। मध्य एशिया में एक प्रदेश है, ठीक है, सीथिया प्रदेश। मध्य एशिया में एक जगह है सीथिया प्रदेश के रहने, मध्य एशिया के सीथिया प्रदेश की एक लड़ाकू जाति थी। लड़ाकू जाति थी। सीथिया प्रदेश के निवासी होने के कारण इस शकों को सीथियन भी कहते हैं। सीथियन, शक कह दो या सीथियन कह दो, ठीक है। सीथिया प्रदेश के मध्य एशिया के रहने वाले थे शक। और जब ये कुषाणों ने इनको पराजित कर दिया, इनको पराजित किसने कर दिया? कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया। कुषाणों से पराजित होने पर, कुषाणों से पराजित होने पर, ठीक है, पराजित होने पर ये भारत की ओर बढ़े, भारत आए, ठीक है। कुषाण चीन की एक यूची कबीला था जिसने पार्थिया बैक्टीरिया वाले क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। और ये पार्थिया से उस समय जब शक शासन कर रहे थे तो शकों को इन्होंने पराजित कर दिया कुषाणों ने। तो शक अपने भाग्य को आजमाने के लिए भारत की ओर बढ़े। अगर हम भारत की बात करें, ठीक है, तो ये शक भारत में आए। इनकी 5 शाखाएं रही है भारत में। कितनी? 5 शाखाएं रही है भारत में, ठीक है। शकों की 5 शाखाएं भारत में स्थापित हुई और लंबे समय तक भारत में राज किया, ठीक है। पाकिस्तान या अफगानिस्तान वाला क्षेत्र। तो शक कहां से आए? उत्तर पश्चिमी भारत से एंटर होते हैं शक। इनकी 5 शाखाएं रही। कितनी? 5 शाखाओं में शक विभाजित हुए, जिन्होंने भारत पर शासन शाखाएं स्थापित हुई। 5 शाखाएं कौन कौन सी थी? ठीक है, पहली शाखा जो थी ये वाली, अफगानिस्तान। कौन सी? अफगानिस्तान। पहली शाखा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र था उसकी राजधानी थी कपिसा। कहां थी? कपिसा। एंटर होते ही अफगानिस्तान, अब काबुल कंधार वाले क्षेत्र, राजधानी कपिसा, यहां से ये एंटर हुए। दूसरा, थोड़े ये आगे बढ़ते हैं तो पंजाब वाला क्षेत्र, 5 नदियों के उपजाऊ क्षेत्र जो, ठीक है, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है। तो पंजाब वाले क्षेत्र में, ठीक है, दूसरी पंजाब वाले क्षेत्र में राजधानी तक्षशिला, दूसरी शाखा तक्षशिला में स्थापित हुई। फिर ये आगे बढ़ते हैं तो इनकी तीसरी शाखा मथुरा, और राजधानी भी मथुरा। आगे बढ़ते हैं, इससे 5 शाखाएं, पहली अफगानिस्तान, दूसरी पंजाब, राजधानी तक्षशिला, तीसरी मथुरा। आगे बढ़ते हैं अवंती, ठीक है, चौथी शाखा
राजधानी उज्जैन, 5वीं शाखा उत्तरी दक्कन, राजधानी नासिक। इस प्रकार शकों की 5 शाखाएं स्थापित हुई भारत में। ठीक है, पहली अफगानिस्तान, राजधानी कपिशा, पंजाब, मथुरा, अवंती और उत्तरी दक्कन, नासिक और उज्जैन। इनमें ये 2 महत्वपूर्ण शाखाएं रही, 2 महत्वपूर्ण रही, ये सबसे महत्वपूर्ण शाखाएं थी। जब शकों ने भारत पर आक्रमण किया तो दूसरे जो विदेशी आक्रमणों की तरह इनको कोई ज्यादा भारतीयों से संघर्ष या प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा, बहुत कम प्रतिरोध हुआ। एकमात्र प्रतिरोध का उल्लेख आता है, ठीक है, अगर इनके राज्य की बात करते हैं तो एक प्रतिरोध का नाम आता है 56 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के शासक, उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया। विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया। एवं विक्रमादित्य महान शासक हो गया भारतीय इतिहास का। ठीक है, और विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, जो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण संवत है। तो उसके बाद विक्रमादित्य ने जब शकों को पराजित कर दिया और विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, अब विक्रमादित्य भारत के महान शासकों में गिनती होने लगी। और उनके बाद विक्रमादित्य जो शब्द है शक्ति का प्रतीक हो गया। भारत के आने वाले शासकों ने लंबे समय तक विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, हमने पढ़ा था गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एक महत्वपूर्ण शासक रहा। ठीक है ना, तो विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया, ज्यादा शकों को प्रॉब्लम नहीं हुई, एकमात्र विक्रमादित्य का उल्लेख आता है। और 56 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया और विक्रम संवत प्रारंभ किया। ये महत्वपूर्ण एक इंपॉर्टेंट है और प्रश्न भी बनता है इनसे संबंधित कि विक्रम संवत की स्थापना प्रचलन कब हुआ। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो शकों के समय ही दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में सातवाहन वंश का शासन था। सातवाहन वंश का शासन था। सातवाहन, आंध्र सातवाहन, ठीक है, जो पीछे पढ़ा हमने, तो सातवाहन वंश का शासन था। तो शकों ने सामान्यतः सातवाहनों के प्रदेश पर अधिकार किया। ठीक है, सातवाहन शासकों के जो क्षेत्र था उस पर अधिकार किया। शक सातवाहन संघर्ष की भी जानकारी मिलती है। नासिक के एक महत्वपूर्ण शासक, ठीक है, शक शासक शहरात वंश का नहपान एवं गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, ठीक है, के बीच संघर्ष होता है। ठीक है, इस संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? जानकारी का स्रोत क्या है? जोगल थंबी के जो सिक्के मिले, जोगल थंबी
के सिक्के या मुद्रा। इसमें सातकर्णी ने गौतमीपुत्र सातकर्णी संघर्ष और गौतमीपुत्र की विजय हुई। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को पराजित किया। ठीक है, विजय। और कहा जाता है कि 124 ईस्वी में, ठीक है ना, नहपान का वध किया था। नहपान का वध, ठीक है, नहपान का वध करने के कारण, ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी को क्या कहा जाता? क्षयरात वंश का, क्षयरात वंश का उन्मूलक कहा जाता है। किसको? ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी को क्षयरात वंश का उन्मूलक कहा जाता है। किसको? गौतमीपुत्र को। ध्यान रखना, गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्षयरात वंश का उन्मूलक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक के बाद एक जो जोगलथंबी के सिक्के हैं वो सामान्यतः नहपान ने चलाए थे और गौतमीपुत्र ने उन पर अपना नाम अंकित कर प्रचलन में लाए थे। इससे पता चलता है कि गौतमीपुत्र ने नहपान को पराजित किया और क्षयरात वंश का, इसीलिए इसको, इस शकों में एक महत्वपूर्ण शाखा रही उज्जैन की, उसका एक शासक रहा जयदमन का पुत्र रुद्रदमन। रुद्रदामन, ठीक है, रुद्रदामन एक महत्वपूर्ण शासक रहा। ठीक है, और ये सामान्यतः रुद्रदामन की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सा? जूनागढ़ लेख। जूनागढ़ लेख, जूनागढ़ जो लेख है वह एक प्राचीन भारत के इतिहास की एक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जूनागढ़ लेख। अगर हम उज्जैन के जो शासकों की बात करते हैं तो उज्जैन के शासकों में रुद्रदामन, रुद्रदामन का पिता जयदमन, और जो उज्जैन के शक शासक की वंश की नींव रखने वाला चेष्टन, तो चेष्टन का पुत्र था रुद्रदामन। रुद्रदामन की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जूनागढ़ का लेख, जिससे रुद्रदामन की उपलब्धियों की, विजय की जानकारी मिलती है। अगर हम रुद्रदामन के इस जूनागढ़ लेख को अध्ययन करें तो इसमें, इस लेख में सबसे पहले तो अशोक सम्राट, अशोक मौर्य सम्राट अशोक का लेख है। ठीक है, अशोक का लेख है। अशोक के लेख 14 छोटे छोटे लेख हैं। इसमें एक पूरी सूची दे रखी है अशोक के। अशोक के बाद इसमें रुद्रदामन के अतिरिक्त स्कंदगुप्त का भी जानकारी मिलती है। मौर्य सम्राट अशोक की भी जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त की। पहला चंद्रगुप्त का, मौर्य शासक चंद्रगुप्त का अभिलेखीय साक्ष्य है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, इसकी रचना रुद्रदामन ने करवाई थी और ये विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया। एक विदेशी होते हुए संस्कृत को प्रश्रय देना बड़ी उपलब्धि रही है रुद्रदामन की। रुद्रदामन के इस जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है। किसका? सुदर्शन झील का। सुदर्शन झील इस जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि सुदर्शन झील का निर्माता कौन था? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य काल में बनी है
मौर्य का गवर्नर था, ठीक है, जिसका नाम था पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त पुष्यगुप्त वेश्य जो इसका चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था, इसने जूनागढ़ में गुजरात वाले क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। समय के साथ ये झील के तटबंध टूटते रहे और शासकों ने इसका समय समय पर पुनर्निर्माण भी करवाया। सम्राट अशोक ने इस झील से नहरें निकाली थी। सम्राट अशोक ने नहरें निकलवाई थी, ठीक है, इसे नहरें निकलवाई थी। तुसाब जो उसका गवर्नर था, उसके निर्देशन में स्कंद रुद्रदामन के समय में इसका एक तटबंध टूट गया था। पुनर्निर्माण किसने करवाया? पहली बार रुद्रदामन ने। किसने? रुद्रदामन ने। कहते हैं कि इतना अधिक खर्च था कि इसके गवर्नरों ने, इनके जो भी सचिव थे, सहायक थे, इन्होंने मना कर दिया था कि इतना बड़ा खर्च जनता देने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में रुद्रदामन ने निजी कोष से, अपने निजी कोष से, रुद्रदामन ने निजी कोष से खर्च किया पुनर्निर्माण, और कोई भी कर नहीं लगाया। कोई भी अतिरिक्त कर नहीं लगाया। जो कर चल रहे थे वही कर, और अपने निजी कोष से खर्च की। और ये कार्य उसके गवर्नर सुविशाख, ठीक है, सुविशाख के नेतृत्व में हुआ। सुविशाख के। दूसरा जो इसका पुनर्निर्माण करने वाला गुप्त शासक था, वह था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था। चक्रपालित उसका गवर्नर था। चक्रपालित गवर्नर, यानी उसकी देखरेख में, ठीक है, चक्रपालित के निर्देशन में उन्होंने एक के बाद एक इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो इस सुदर्शन झील के निर्माण से भी हमें तत्कालीन शासकों के जन कल्याणकारी कार्यों की जानकारी मिलती है कि प्राचीन काल में शासक कितने जन कल्याणकारी कार्य करते थे। कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाना, अशोक के द्वारा नहरें निकलवाना, रुद्रदामन के समय में उसका तटबंध टूट गया था तो अधिक खर्चे आ रहे थे, तो उसने निजी कोष से खर्च करके पुनर्निर्माण करवाया। जनता पर किसी प्रकार का अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया। और स्कंदगुप्त ने भी एक के बाद एक। तो इस प्रकार अगर रुद्रदामन को देखें तो एक विदेशी होते हुए उसने एक विशाल राज्य की स्थापना करने के साथ ही जन कल्याणकारी कार्यों में भी रुचि दिखाई। अगर हम रुद्रदामन के साम्राज्य की बात करें तो एक विशाल साम्राज्य जीता उसने, सिंध से लेकर मालवा, ठीक है। अगर हम इसके साम्राज्य देखें, साम्राज्य विस्तार की अगर हम बात करें तो सिंध वाला पूरा प्रदेश, मालवा तक, गुजरात, ठीक है, राजपूताना, ठीक है, ये प्रदेश अगर हम देखें तो यहाँ का ये क्षेत्र इसका साम्राज्य का हिस्सा था। ये वाला एक बड़ा साम्राज्य स्कंदगुप्त ने जीता। स्कंदगुप्त विद्वानों का संरक्षणदाता, विदेशी होते हुए उसने विशुद्ध संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया। निस्संदेह उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। और एक के बाद एक उसने
अपने समय में जब साम्राज्य की अगर बात करते हैं तो गुजरात उनका साम्राज्य का हिस्सा था। तो गुजरात ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ क्या था, बंदरगाह थे, समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। तो व्यापारिक बंदरगाहों के कारण गुजरात वाले क्षेत्रों से आर्थिक समृद्धि हुई, और आर्थिक समृद्धि हुई तो चांदी के सिक्के चले। ठीक है ना, गुजरात वाले क्षेत्र से आर्थिक समृद्धि के कारण चांदी के सिक्के जारी किए, चांदी के सिक्के। साथ ही अगर हम देखें तो ये यहाँ तक ही नहीं, गुजरात तक ही नहीं, उत्तरी कोंकण तक का प्रदेश, ठीक है, अगर राजपूताना के सिंध है, मालवा है, गुजरात है, राजपूताना है, और उत्तरी कोंकण का प्रदेश भी उसके राज्य का कोंकण, उत्तरी कोंकण का प्रदेश भी उसके राज्य का हिस्सा था। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो रुद्रदामन के बाद कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं रहे, और 4वीं शताब्दी के प्रारंभ तक शक शासकों का अंत हो गया, और फिर नवीन राजवंश की स्थापना हुई। तो इस प्रकार एक विदेशी होते हुए भी लड़ाकू जाति थी, भारतीय संस्कृति के साथ आए और उन्होंने अपनी संस्कृति को भारतीय संस्कृति के साथ आत्मसात कर लिया और मुख्य धारा में विलीन होकर भारतीय संस्कृति के अंग ही बन गए शक शासक। ठीक है, तो इस प्रकार याद रखने वाली बातें, महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना है। क्या क्या याद रखना है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले कहाँ के निवासी थे, उनकी 5 शाखाएं कौन सी थी, तो ये 5 शाखाएं, नंबर 1 अफगानिस्तान, ठीक है, दूसरी पंजाब, तीसरी मथुरा, चौथी अवंती, ठीक है, और 5वीं उत्तरी दक्कन नासिक। तो ये 5 शाखाएं हो गई। ठीक है, अगर हम देखें तो ये 5 शाखाएं, ठीक है। फिर विक्रमादित्य किस शासक ने शकों से संघर्ष किया और शकों को पराजित किया, तो विक्रमादित्य ने। कब किया, 56 BC में, 56 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने, और फिर विक्रमादित्य एक शक्ति का प्रतीक बन जाते हैं, विक्रमादित्य नाम, और भारत के आने वाले शासकों ने लंबे समय तक अंतिम हिंदू शासक हेमू, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो और विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 56 ईस्वी पूर्व में। शकों ने सामान्यतः सातवाहनों के प्रदेश जीते और शक सातवाहनों के बीच संघर्ष भी चला। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि किस शक शासक को सातवाहन गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित किया, यानी नेपाल का किस सातवाहन शासक के साथ संघर्ष चला, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के साथ, जिसकी जानकारी जोगलथंबी। इसीलिए शेरात वंश का उन्मूलक कहा जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी को, ध्यान रखना है। शेरात वंश का उन्मूलक कौन, गौतमीपुत्र सातकर्णी को। इसके बाद उज्जैन की 2 महत्वपूर्ण शाखा रही, नासिक का उत्तरी दक्कन का, तो नेपाल और उज्जैन से, ठीक है। उज्जैन की जो शाखा थी उसमें चष्टन संस्थापक था, ठीक है। फिर उसका पुत्र था जयदमन, और जयदमन का पुत्र था रुद्रदामन, जयदमन, ठीक है ना, जयदमन का पुत्र था रुद्रदामन। रुद्रदामन के बारे में सामान्य पूछा जाता है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है उसका जूनागढ़ लेख, तो जूनागढ़ लेख के बारे में पूछा जा सकता है। और दूसरा महत्वपूर्ण है सुदर्शन झील का इतिहास, जिसकी जानकारी, सुदर्शन झील के इतिहास की जानकारी जूनागढ़ लेख से, जिसमें रुद्रदामन की विजयों का भी उल्लेख है, और उसमें अशोक का लेख है, स्कंदगुप्त का है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भी अंकित है। तो ये एक महत्वपूर्ण लेख है, और इसमें 2 पुनर्निर्माण का क्वेश्चन आता है, ठीक है। झील का निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में उसके प्रांतपति पुष्यगुप्त ने करवाया, जब वह टूट गई तो रुद्रदामन ने और स्कंदगुप्त ने अपने अपने काल में उसका पुनर्निर्माण करवाया। यह उसका प्रदेश सिंध, पाकिस्तान, मालवा, गुजरात, राजपूताना और उत्तरी कोंकण के प्रदेश उसके साम्राज्य का हिस्सा थे। तो इस प्रकार आज हमने शक और शीतियनों को पढ़ा। अगली क्लास में हम कुषाण शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे।